लजीज जिंदल, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अपने पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन परावर्तन। आज इस पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि परावर्तन किसे कहते हैं। आज हम समझेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम बच्चों, परावर्तन के रूल क्या होते हैं? देखिए, ये कोई परावर्तक सतह है, यहां से कोई प्रकाश किरण क्या हो रही है बच्चों? आपतित हो रही है। जब इस परावर्तक सतह से टकराएगी तो प्रकाश किरण यहां से क्या हो रही है बच्चों? परावर्तित हो जाएगी। तो इसके बिल्कुल लंबवत क्या बनेगा बच्चों? अभिलंब बनेगा। तो हमने बोला था कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण होता है। देखिए बच्चों, इस किरण का नाम हमने क्या बोला था? आपतित किरण। इस किरण का नाम हमने क्या बोला था? परावर्तित किरण। और इस किरण का नाम हमने क्या बोला था? अभिलंब बोला था बच्चों। तो आपने देखा कि ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण किस पे बच्चों? इस परावर्तक सतह पे। तो पहला नियम हमारे पास क्या बना? पहला नियम ये बना बच्चों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं बच्चों? एक ही तल में। एक बिंदु पे होना कोई आवश्यक नहीं है बच्चों, जरूरी नहीं है, पर एक तल में होना जरूरी है। एक ही क्या होगा बच्चों? तल में होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना इसको। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपतन कोण। कौन सा बच्चों? आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा है? आई। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कौन सा है? आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। सदैव क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखना ध्यान से। अगर ये आई 45 डिग्री का है, अगर आपतन कोण कितने डिग्री का बच्चों? 45 डिग्री का, तो बताइए परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? तो कितना होगा बच्चों? आई बराबर किसके है? आर के। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 45 पे। समझ में आई मेरी बात? देखिए दूसरी बात और देखिए, अगर आई का मान 60 डिग्री है, अगर आई का मान कितना है? 60 डिग्री, तो बताइए परावर्तन कोण क्या होगा? तो कितना होगा बच्चों? वही आई बराबर किसके होता है? आर के। तो अपने पास बताइए आर का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ में आई मेरी बात? तो क्या बोला गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होंगे? बराबर होंगे। और पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं बच्चों? एक ही तल में होते हैं। ठीक है। तो अब इस नियम पर कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं, इस पे 2-3 सवाल करते हैं, फिर इस पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला सवाल इस पे। तो पहला प्रश्न क्या है? मैंने 4 प्रश्न लिखे हैं यहाँ पे, इन चारों के अपने को आंसर बताने हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले अपने करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? जब प्रकाश किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? देखिए बच्चों, हमें क्या करना है? एक डायग्राम काम करना है, डायग्राम पे। और डायग्राम आपको पता है, देखिए कि जब प्रकाश किरण, देखिए ये पृष्ठ मान लीजिए, ये एक परावर्तक पृष्ठ है और प्रकाश किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री कोण आ रही है? 30 डिग्री का। ये अभिलंब है बच्चों, और कोई प्रकाश किरण कितने डिग्री का कोण आ रही है? 30 डिग्री का कोण आती है। या मैं ये बोलूं, थोड़ा सा प्रश्न में चेक कर देते हैं, जब प्रकाश किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, ये सही रहेगा। तो देखिए बच्चों,
जब प्रकाश किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अब देखिए ये अभिलंब है और ये क्या है बच्चों, प्रकाश किरण। तो ये 30 डिग्री के कोण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ठीक है बच्चों, अब ये बताना हमें कि परावर्तन कोण क्या होगा। अब बताइए अभिलंब और आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण क्या होता है, क्या होता है बच्चों, आपतन कोण। और आपतन कोण कितना है, आई बराबर कितना है, 30। तो बताइए परावर्तन का नियम क्या होता है कि आई बराबर किसके होता है, आर के। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये किसका आंसर आ जाएगा बच्चों, पहले का आंसर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात। अब आते हैं दूसरे पे। देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, जब प्रकाश किरण तल के साथ 30 डिग्री के कोण पर आपतित होते हैं, वही बात ही देंगे इसमें भी। जब प्रकाश किरण तल के साथ 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो बताइए कि परावर्तन कोण क्या होगा। बच्चों जब प्रकाश किरण तल के साथ, किसके साथ, तल के साथ कितनी डिग्री कोण आती है, 30 डिग्री का। इस बार अभिलंब के साथ नहीं बोला, किसके साथ बोला है, तल के साथ। तो ये अपने पास 30 डिग्री नहीं होगा, अपने पास कौन सा होगा बच्चों, ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब तल के साथ ये प्रकाश के 30 डिग्री का कोण आती है, ये 30 है, ये टोटल कितना बच्चों, 90। तो बताइए ये कितना बचेगा, 60। तो बताइए इस बार अपने पास आपतन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो बताइए परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री। समझ में आई बात कि ये कितना कोण आती है, 30, टोटल कितना है 90। तो 90 माइनस 30 कितना होगा, 60। तो अपने पास बताइए परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ में आई मेरी बात। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, तीसरा प्रश्न बोल रहा है जब परावर्तित किरण, इस बार लेना, ये अपने पास परावर्तक है। जब परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ समकोण हो, जब परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है और आपतित किरण के साथ समकोण है, ये आपतित किरण है, ये आपतित है, ये परावर्तित है, और ये आपस में क्या बच्चों, समकोण है। और इसके बिल्कुल बीच में क्या होगा, अभिलंब होगा, मतलब इसके लंबवत क्या होगा, अभिलंब। तो ये समकोण में आती है। तो बताइए परावर्तन कोण क्या होगा, हमें ये पूछा है, ये वाला। तो देखिए परावर्तन कोण निकालना है तो I प्लस आर, क्योंकि ये I है और ये R है, I प्लस आर कितना हो गया, 90। और परावर्तन का नियम क्या होता है कि I बराबर किसके होता है, R के। तो अपने क्या कर सकते हैं कि I का मान क्या कर सकते हैं, R। तो R प्लस आर बराबर कितना हो गया, 90। तो 2R बराबर कितना हो गया, 90। तो अपने पास R बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो बताइए मेरे पास परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। जब आप परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ क्या होगा, समकोण। ठीक है, अब आते हैं चौथे सवाल, और चौथा ही प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न क्या है अपने पास, जब आपतित किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। जब आपतित किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। देखिए अपने पास इस प्रकार से दिया कि ये परावर्तक सतह और आपतित किरण पृष्ठ पर क्या होती है, लंबवत। ये देखिए ये आपतित किरण है और पृष्ठ पर क्या हो रही है, लंबवत आपतित हो रही है। ठीक है, यही आपतित किरण है और आपको पता है पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत क्या होता है बच्चों, पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत क्या होता है, अभिलंब भी होता है। पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत क्या होता है, अभिलंब। यही अभिलंब है और यही क्या है बच्चों, आपतित किरण। तो बताइए आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कितने डिग्री का कोण रहा, आई का मान कितना है, 0 डिग्री। तो बताइए आर का मान भी कितना होगा, 0 डिग्री। जिस प्रकार से प्रकाश किरण आपतित हुई है उसी की दिशा में, मतलब कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में पृष्ठ के लंबवत क्या हो जाएगी, प्रकाश किरण परावर्तित हो जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तित किरण भी पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत परावर्तित होगी। समझ में आई बात। जिस दिशा में आपतित किरण हो रही है उसी दिशा के विपरीत दिशा में
उस दिशा के विपरीत दिशा में प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अर्थात आई का मान कितना है 0, तो आर का मान भी कितना होगा 0। समझ में आई मेरी बात। अब समझते हैं अपने परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइप। बच्चों परावर्तन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। एक तो कौन सा होता है नियमित और दूसरा कौन सा होता है विसरित। देखिए बच्चों नियमित क्या होता है, ये एक परावर्तक सतह है और ये जो परावर्तक सतह है ये एक चिकनी सतह है, एक समतल सतह है। ये जो अपने पास जो परावर्तक सतह बोले वो कौन सी है, चिकनी या समतल सतह है, ठीक है। जब इस पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, जब इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश आपतित होगा तो यहां से प्रकाश क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ये आपतित हुआ और इस प्रकार से क्या हो गया, परावर्तित। और समतल सतह पर जब भी कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तित किरणों की दिशाएं हमेशा क्या होती है, समान होती है। परावर्तित किरणों की दिशाएं हमेशा क्या होती है बच्चों, समान होती है। समझ में आई बात कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर या चिकनी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण सदैव एक ही दिशा में क्या करती है, गमन करती है, ठीक है। ये तो कौन सा है, नियमित परावर्तन। विस्तृत परावर्तन में क्या होता है, देखिए अपने पास ये एक परावर्तक सतह है और इस परावर्तक सतह को क्या बोलेंगे, खुरदरी रफ। ये रफ अपने पास है, ये अपने पास एक रफ सतह है बच्चों। कौन सी सतह है, रफ सतह, खुरदरी सतह अपने पास। और जब इस पर कोई प्रकाश किरण क्या करेंगे, आपतित करेंगे, जब इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित करते हैं तो ये परावर्तित किरण समान दिशा में न जाकर ये फैल जाती है, अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या करती है, गमन करती है। देखिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई और ये ऐसे चली गई, यहाँ से कोई प्रकाश किरण इस तरह से टकराई और इस प्रकार से ये चली गई, ये प्रकाश किरण आई और इधर चली गई। तो देखिए आपने देखा कि इस समय जब कोई प्रकाश किरण किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश किरणें क्या जाती है, फैल जाती है। परावर्तित किरणें क्या जाती है, फैल जाती है, विसरित हो जाती है। इसलिए इसका नाम क्या है, विसरित परावर्तन। और इसमें क्या होता है, प्रकाश किरणें सदैव एक ही दिशा में क्या करती है, परावर्तित होती है। इसलिए इसका नाम क्या होता है, नियमित परावर्तन। नियमित और विसरित परावर्तन में क्या अंतर है, नियमित में एक समतल सतह चिकनी सतह होगी और विसरित में क्या होगी, एक खुरदरी सतह होगी। जब नियमित के अंदर कोई प्रकाश आपतित होगा तो उसमें परावर्तित किरण सदैव एक ही दिशा में क्या करेगी, गमन करेगी। विसरित परावर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होगी तो वह प्रकाश किरणों को क्या कर देगी, फैला देगी। वो परावर्तन कौन सा होगा, विसरित परावर्तन, ठीक है। तो अब अपने समझा परावर्तन के नियम। इसी पे सवाल आता है, एक पर छोटा सा प्रश्न आता है कि अखबार सदैव खुरदरी सतह के ही बनाए जाते हैं। अखबार सदैव खुरदरी सतह के ही बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि अखबारों को हम चारों दिशाओं से पढ़ सकते हैं और अखबारों को चारों दिशाओं से पढ़ने के लिए हमें प्रकाश क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए। और प्रकाश फैलेगा कब, जब उसकी सतह क्या होगी, रफ होगी। इसलिए जो अखबार होते हैं उनकी सतह कैसी होती है, खुरदरी सतह होती है, ठीक है। क्यों खुरदरी सतह क्यों होती है, क्योंकि उसको चारों तरफ से पढ़ा जा सके, इसलिए अखबार की सतह कौन सी होती है, खुरदरी सतह होती है, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास है नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन।
अब अपने पढ़ते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब होता है अपनी परछाई देखना, या किसी भी वस्तु की परछाई देखना ही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा कौन सा होता है? आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। ये रियल है, ये रियल होता है बच्चों, अपने पास वास्तविक होता है, ये आभासी होता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? परिभाषा ये होती है कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं उन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। आभासी प्रतिबिंब कौन से होते हैं? वे प्रतिबिंब जो पर्दे पर नहीं लिए जा सकते। वे प्रतिबिंब जो पर्दे पर नहीं लिए जा सकते वो क्या कहलाते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। दूसरा, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अपने एक और अंतर देख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब की इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सदैव क्या होंगे? उल्टे प्राप्त होंगे। मैं बताऊंगा आपको कैसे। सदैव क्या होंगे? उल्टे प्राप्त होंगे। और आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होंगे? सीधे प्राप्त होंगे। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होंगे? उल्टे प्राप्त होंगे। और आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होंगे? सीधे प्राप्त होंगे। ठीक है। सबसे पहले समझना कि पर्दे पर लिए जा सकते हैं, पर्दे पर नहीं लिए जा सकते, इनका मतलब क्या है? जब आप प्रयोग करते हो, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो अगर आपने कोई ऐसा दर्पण यूज किया है, ऐसी कोई वस्तु यूज की है जिससे प्रतिबिंब हम कोई पर्दा लगाएंगे तो उस पर प्राप्त हो जाए। हम जब कोई प्रयोग करते हैं तो प्रयोग में क्या होता है कि हमारे पास ये वस्तु है और इस वस्तु की जो इमेज होती है, इसकी परछाई होती है, इसकी जो प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पर प्राप्त होता है, तो वो तो क्या कहलाएगा? वास्तविक। और जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा, अर्थात हमारा को लगाया हुआ पर्दा और उस पर प्राप्त नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आभासी कहलाएगा। ठीक है। ये तो है प्रयोग की सहायता से। अगर हम इसको प्रयोग की सहायता से समझ में आ गया, ठीक है, पर इसको सैद्धांतिक रूप से कैसे समझे? तो सैद्धांतिक रूप से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि वो प्रतिबिंब जो वस्तु के सदैव उल्टे प्राप्त हो, वो प्रतिबिंब जो सदैव वस्तु के क्या हो? उल्टे प्राप्त हो। जैसे कि ये है, ये वस्तु है, देखो ये वस्तु ऐसे है, ये जो अपने पास इसकी कैप है ये ऊपर की ओर है, और इसकी जो इमेज है वो ऐसे प्राप्त हो, इसकी इमेज ऐसे प्राप्त हो, इसका कैप देखो नीचे की ओर है। तो जब इस वस्तु की इमेज उल्टी प्राप्त हो तब तो वो क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और जब इस वस्तु की इमेज सीधी प्राप्त, जैसे है और वैसे ही प्राप्त होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब। समझ में आई बात कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जिसमें इमेज हमें उल्टी मिले, किसके? वस्तु के। इसमें क्या होगा? जब कोई इमेज वस्तु की क्या मिले? सीधी मिले, तो वो क्या कहलाएगा? अपने पास से आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। और इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास। याद कैसे करेंगे इसको? याद करने की एक छोटी ट्रिक ये है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कभी कभार। तो इसकी ट्रिक है उर्मिला बांध रही है, उर्मिला बांध रही है। इससे याद रह जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन से होंगे और आभासी प्रतिबिंब कौन से होंगे। अगर एक याद रह जाएगा तो हमें ये इमेज वाला पूरा पॉइंट याद रह जाएगा। ऊ का मतलब हो गया बच्चों उल्टा, और बा का मतलब वास्तविक। कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव कौन से प्राप्त होंगे? उल्टे प्राप्त होंगे। समझ में आई मेरी बात कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होंगे? उल्टे प्राप्त। अगर ये समझ में आ गया तो सीधा समझ में आ जाएगा आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे प्राप्त होंगे? सीधे प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? सीधे प्राप्त होंगे। अब इनका कुछ होंगे सर उदाहरण बताइए आप। वास्तविक प्रतिबिंब के एग्जाम्पल, जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। किससे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो अपने पास प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अब ये बताऊंगा आपको, अपने धीरे धीरे चलेंगे आगे तो समझ में आएगा। आभासी प्रतिबिंब,
हम एक साधारण दर्पण जो हम अपना चेहरा देखते हैं उसमें हमें हमारी इमेज सीधी दिखाई देती है, तो वो कौन सा दर्पण होता है? कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। और वो किसके अंदर आता है? आभासी प्रतिबिंब में आता है। तो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में एक छोटा सा अंतर है। जिसके प्रतिबिंब सदैव उल्टे प्राप्त हो वो तो वास्तविक, जिसके प्रतिबिंब सीधे प्राप्त हो वो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। अब अपने समझते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण अपने जो पॉइंट स्टार्ट करें अब दर्पण, मिरर, दर्पण। दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक दर्पण होता है समतल दर्पण। एक दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण। और दूसरे दर्पण को अपने बोल सकते हैं गोलीय दर्पण। एक तो कौन सा होता है? समतल दर्पण, और दूसरा कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। सबसे पहले अपने करेंगे किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। तो समझना, अपने स्टार्ट कर रहे हैं इमेज। सबसे पहले अपने स्टार्ट कर रहे हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है? ये एक परावर्तक है और इस पे अगर पॉलिश कर दी जाए, एक कांच है और उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दी जाए? चांदी की पॉलिश कर दी जाए, चांदी कलर की, रजत कलर की क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए, तो वो कौन सा दर्पण बन जाएगा? समतल दर्पण प्राप्त हो। एक स्टेप, दोनों स्टेप नहीं करनी, केवल एक स्टेप है। तो ये जो दर्पण बना है इसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। समतल दर्पण से, ध्यान सुनना, समतल दर्पण से हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, समतल दर्पण से जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा? कैसा प्राप्त होगा? सीधा प्राप्त होगा। आपने देखो अपना चेहरा देखते हो हमेशा, जो वो दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण। और उसमें प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? सीधा। और जब भी कोई प्रतिबिंब सीधा होता है तो वो कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। समझ में आई बात? देखो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट आ रहा है कि प्रतिबिंब कैसा मिलेगा समतल दर्पण से, कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव क्या मिलेगा? सीधा। और जब कोई सीधा प्रतिबिंब होता है तो उसका नाम क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। दूसरा, आकार क्या होगा? कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आकार के बराबर, ऑब्जेक्ट के आकार के बराबर, ऑब्जेक्ट के आकार के बराबर। तो समतल दर्पण में हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब होगा, और आकार कैसा होगा? वस्तु के आकार के बराबर। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसमें समतल दर्पण में। तीसरा पॉइंट क्या अपने पास समतल दर्पण में? देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, कि प्रतिबिंब कहां स्थित होगा? तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या कि अगर ये अपने पास एक समतल दर्पण है और यहां पर कोई वस्तु है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु कितनी दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होगा। पर ये कहां पे प्राप्त होगा? ये भी दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्राप्त होगा। इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के अंदर कितनी दूरी पे? 5 सेंटीमीटर की दूरी। अगर ये वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पे होती तो यहां पर अपने पास जो प्रतिबिंब मिलता वो भी कितनी दूरी पे? 10 सेंटीमीटर दूरी पर मिलता। अगर ये 15 सेंटीमीटर होता तो यहां पे भी कितना होता? 15 सेंटीमीटर। अगर ये इमेज, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए 2 सेंटीमीटर दूरी पे आ जाए तो ये वस्तु भी आगे आ जाएगी कितने सेंटीमीटर पर? 2 सेंटीमीटर पर आ जाएगी। अर्थात कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? जब प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी? वह जब कोई वस्तु प्रतिबिंब से जितनी दूरी पे है, प्रतिबिंब से
स्थिति क्या होगी, जब वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पे है प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर होगा। अर्थात कि इसकी दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सदैव क्या होगी, बराबर होगी। अब आता है अपने पास चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या था अपने पास, चौथा पॉइंट ये देखिए कि ये दर्पण है और ये वस्तु है और ये u वेग से दर्पण की ओर आ रही है, ये u वेग से दर्पण की ओर आ रही है। जब कोई वस्तु दर्पण की ओर u वेग से आए तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर किस वेग से आएगा, u वेग से आएगा। समझ में आई मेरी बात कि अगर कोई प्रतिबिंब है, ये कोई देखिए दर्पण है, ये दर्पण है और ये वस्तु है। अब ये वस्तु अपने पास में, ध्यान से देखो इसको, ये दर्पण है और ये वस्तु है। अगर ये u वेग से आगे की ओर आ रही है तो यहाँ पर जो अपने पास इमेज प्राप्त हुई है, यहाँ पर जो इमेज प्राप्त हुई ये भी किस वेग से आएगी, u वेग से आएगी। किसके सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष। अगर ये दर्पण के सापेक्ष u वेग से आगे आ रही है तो ये भी u वेग से आएगी। अगर ये दर्पण के सापेक्ष वस्तु u वेग से पीछे की ओर जा रही है तो ये वस्तु भी दर्पण के सापेक्ष u वेग से क्या जाएगी, पीछे जाएगी। पर अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये वस्तु u वेग से आगे आ रही है तो बताइए प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने वेग से आगे आएगा, तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने वेग से आएगा, तो आप क्या बोलोगे 2v। क्योंकि अगर ये u वेग से आएगा तो प्रतिबिंब ने क्या देखा, ये भी u गया और ये भी u गया, तो u प्लस u कितने हो गए, 2u। समझ में आई मेरी बात। तो दर्पण के सापेक्ष तो u वेग से आगे आएगी, पर प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष देखेगा तो कितने वेग से, 2u वेग से। अगर आपको वेग के बारे में बोले तो क्या बोलोगे, अगर ये u वेग से आ गया तो ये u वेग से आ गया। अगर किसके सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष। अगर आपको बोल दे वस्तु के सापेक्ष किस वेग से, तो u प्लस u कितने हो गए, 2u वेग से आगे। अगर ये आगे तो प्रतिबिंब आगे, अगर ये बिंब पीछे तो प्रतिबिंब भी क्या जाएगा, पीछे जाएगा। ये इसका चौथा गुणधर्म। आते हैं पांचवें गुणधर्म। देखिए पांचों पॉइंट अपने पास क्या है, पांचों पॉइंट अपने पास ये है जिसमें अपने नाम देते हैं इसको पार्श्व परावर्तन। क्या नाम देते हैं, पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं, ये एक समतल दर्पण है, देखिए इस प्रकार से। और इस समतल दर्पण में अपने यहां पे देख रहे हैं इमेज कौन से देख रहे हैं, आर को देख रहे हैं। तो इस वस्तु की इमेज को देखेंगे तो हमें इस वस्तु की इमेज इस प्रकार से दिखाई देगी। देखिए ये अपने मान लेते हैं कि ये भाग इसका क्या है, राइट है, और ये इसका भाग क्या है, लेफ्ट। ठीक है, इसमें देखिए ये लेफ्ट और ये राइट, जब इस दर्पण में देखा तो ये आपस में क्या हो गया, चेंज। अब इधर तो ये क्या आ गया अपने पास, राइट इधर आ गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट। देखिए समझ में आई मेरी बात। तो पार्श्व परावर्तन क्या करता है, लेफ्ट को तो राइट और राइट को किस में चेंज कर देगा, लेफ्ट में। तो वो परावर्तन कौन सा कहलाता है, पार्श्व परावर्तन कहलाता है। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस की जो गाड़ियां होती है उस पर लिखा होता है, एम्बुलेंस शब्द लिखा होता है, वो उल्टा लिखा होता है। क्यों, क्योंकि जब अपने कोई दर्पण देखेंगे तो उस दर्पण में हमें वो इमेज क्या दिखाई देगी, पार्श्व परावर्तन के कारण वो राइट लेफ्ट दिखाई देगी, जिसके कारण अपने को जो एम्बुलेंस शब्द लिखा है जो उल्टा लिखा था वो समतल दर्पण के कारण क्या दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। इसलिए अपने कौन सा परावर्तन कहते हैं, पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन क्या करता है, लेफ्ट को राइट और राइट को क्या कर देता है, लेफ्ट। दाएं को बाएं, बाएं को क्या कर देता है, दाएं कर देता है। तो वो परावर्तन कौन सा कहलाता है, पार्श्व परावर्तन कहलाता है। अब आते हैं अपने इसके छठे पॉइंट पे, छठे इसके गुणधर्म पे। छठा गुणधर्म क्या इसका, देखिए छठा गुणधर्म ये है कि अगर किसी भी वस्तु की इमेज, किसी वस्तु की पूरी इमेज देखनी हो,
अगर किसी वस्तु की इमेज पूरी देखनी हो तो दर्पण का आकार कितना होना चाहिए। अगर मुझे अपनी पूरी इमेज देखनी है किसी दर्पण में, अगर किसी दर्पण में मुझे पूरी इमेज देखनी है तो बताइए कि दर्पण का आकार कितना होना चाहिए, दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे, जितनी ऊंचाई वस्तु की है, जितनी ऊंचाई वस्तु की है उससे आधी ऊंचाई क्या होनी चाहिए दर्पण की, तो वह वस्तु उस दर्पण में पूरे अच्छे तरीके से दिखाई देगी, अर्थात उसको अपनी पूरी इमेज इस दर्पण में दिखाई देगी। समझ में आई मेरी बात कि अगर मुझे मेरी इमेज देखनी है, मुझे मेरा प्रतिबिंब देखना है किसमें, एक दर्पण में, एक समतल दर्पण में, तो क्या होना चाहिए कि समतल दर्पण की जो ऊंचाई है वो मेरी ऊंचाई से क्या होना चाहिए, आधी होनी चाहिए, जिससे मेरी इमेज इस पूरे दर्पण में अच्छे तरीके से दिखाई देगी। समझ में आई मेरी बात कि अगर हमें किसी वस्तु की इमेज देखनी है दर्पण में तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उस वस्तु की ऊंचाई की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, सातवां पॉइंट क्या देखना, मैं किसी के डेरिवेशन नहीं करवा रहा क्योंकि ये डेरिवेशन अपनी किताबों में नहीं है, सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी करवा रहा हूं। सातवां पॉइंट क्या है, ये समतल दर्पण है और ये प्रकाश के, ये समतल दर्पण है और ये प्रकाश के इस प्रकार से आपकी हुई, तो यहां से ये प्रकाश क्या हो जाएगी, परावर्तित। ठीक है, अब क्या हो गया, अगर हमने समतल दर्पण को थीटा कोण पर, कितने कोण पर, थीटा कोण पर घुमा दिया, अगर मैं समतल दर्पण को थीटा कोण पे घुमा दूं तो परावर्तित किरण भी कितने कोण घूम जाएगी। अगर समतल दर्पण को मैं थीटा कोण पे घुमा दिया तो परावर्तित किरण कितने कोण घूम जाएगी, तो परावर्तित किरण कितने कोण, 2 थीटा कोण घूम जाएगी, कितनी, 2 थीटा कोण घूम जाएगी। समझ में आई मेरी बात। जैसे प्रश्न बोले थे कि ये एक समतल दर्पण है, ये प्रकाश आपकी हुआ, अगर समतल दर्पण को मैंने 30 डिग्री के कोण पे कितने डिग्री पे, 30 डिग्री के कोण पर क्या कर दिया, घुमा दिया समतल दर्पण को, तो बताइए कि परावर्तित किरण कितने डिग्री कोण घूम जाएगी, तो कितने बोलेंगे, 2 × 30 कितना हो जाएगा, 30 × 22 कितना हो जाएगा, 60। बस अगर कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है और समतल दर्पण को थीटा कोण पे घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण भी कितने कोण घूम जाएगी, तो क्या बोलोगे, 2 थीटा, जैसे इसमें 30 था तो 2 × 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण घूम जाएगी। समझ में आई मेरी बात। ये अपने पास चौथा, सातवां पॉइंट। अब आते हैं इसके 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट लास्ट पॉइंट है समतल दर्पण में, और इसके नोट्स बनाते जाइए आप साथ साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे आपके लिए और सबसे शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, ज़्यादा अपने इसको आईआईटी या मैं पीएमटी के लेवल पे नहीं करवा रहा, मैं केवल 12वीं के लेवल पे करवा रहा हूँ। पीएमटी और आईआईटी जो लेवल होगा उसके लिए मैं अलग से क्लास लगाऊंगा, जिसमें मुझे टाइम चाहिए। मैं सोचता हूँ कि एक नए सेशन से अपने इसको स्टार्ट करेंगे, तो अभी मैं केवल 12वीं का ही काम करवा रहा हूँ, न तो इसमें आईआईटी बीच में लेके आ रहा हूँ, न पीएमटी लेके आ रहा हूँ। मैं केवल जितना अपने 12वीं बोर्ड में काम आएगा उतनी ही चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। इससे अलावा मैं किताब से बाहर नहीं निकल रहा। जो अपने 12वीं में काम आएगा ना वो सारा का सारा पॉइंट यहाँ पे होगा। आईआईटी पीएमटी में इसमें नहीं करवा रहा है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है, मैं इसमें आपको 12वीं का बेसिक नॉलेज और 12वीं में जितने भी पर्सन पूछ जाएंगे वो करवा रहा हूँ। ये समझना केवल अपने पास ये 12वीं के लिए है, आईआईटी और पीएमटी के लिए नहीं है। हाँ, आईआईटी पीएमटी का ये बेस जरूर है, पर आईआईटी पीएमटी में थोड़ा सा लेवल जब अलग होता है तो वो आपको अलग लेवल में अलग क्लासेस स्टार्ट करनी। देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इसका 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या है, 2 दर्पण है और दोनों दर्पण किसी कोण पर है। 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर है। किस कोण पर है, थीटा कोण पर है। तो बताओ कि इन से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी।
इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, और प्रतिबिंबों की संख्या को क्या मान लिया मैंने, स्मॉल n। इसमें देखिए आप, ये समतल दर्पण है, ये भी एक समतल दर्पण है, और ये कितने कोण पे है, थीटा कोण पर। कितने कोण पे है, थीटा कोण पे। तो सबसे पहला हमें क्या रूप इसमें सूत्र लगाना है, हमें इसमें सूत्र लगाना है, संख्या निकालनी है। तो n डेस बराबर, या अपने मान लेते हैं, कुछ और ही मान लेते हैं इसको मान लेते हैं p। p बराबर अपने को सूत्र लगाना है 360 बाई थीटा। हमें क्या लगाना है, 360 बाई थीटा, ये सूत्र लगाना है। यदि p सम आ जाए, यदि p सम हो तो n बराबर क्या होगा, p माइनस 1 सूत्र लगाना पड़ेगा अपने को। यदि p क्या आ जाए, सम आ जाए, p क्या आ जाए, सम आ जाए, तो अपने को n क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, p माइनस 1। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि p क्या आ जाए, विषम आ जाए, p क्या हो, विषम। अगर p विषम हो तो अपने पास, अगर p का मान विषम प्राप्त हो तो ये भी दो कंडीशन पे निर्भर करता है, दो पॉइंट पे निर्भर करता है। किस किस पर देखिए, पहला, वस्तु की स्थिति सममित हो, वस्तु की स्थिति क्या हो, सममित हो। अगर वस्तु की स्थिति सममित है तो अपने को n बराबर क्या लगाना है, p माइनस 1। और अगर वस्तु की स्थिति असममित है, असममित है, तो अपने को n बराबर क्या लगाना है, p के। n बराबर क्या लगाना है, p के। अगर वस्तु की स्थिति क्या सममित हो तो अपने को n बराबर क्या लगाना है, p माइनस 1। और वस्तु की स्थिति असममित हो तो हमें n बराबर क्या लगाना है, p। तो दो समतल दर्पण अगर थीटा कोण पे हो तो अपने को p बराबर 360 बाई थीटा से सूत्र लगाना पड़ेगा। अगर p का मान सम आ जाए तो n बराबर p माइनस 1। और अगर विषम हो तो दो स्थिति पे निर्भर करेगा। पहला तो क्या कि अगर सममित पे हो तो n बराबर p माइनस 1, असममित हो तो n बराबर क्या होगा, p। सममित और असममित का मतलब ये समझो, देखिए अपने पास ये एक दो समतल दर्पण है जो थीटा कोण पर है, वस्तु यहाँ पे रखी है, ये वस्तु रखी गई है। अगर ये वस्तु अपने को इसमें देखे, इसके केंद्र से मिलाए और यहां से इसका कोण थीटा बाई 2 और ये कोण भी क्या हो, थीटा बाई 2, तब तो वस्तु कौन सी स्थिति पे है, सममित। अगर ये वस्तु में थीटा बाई 2 ना कर, ये अल्फा और क्या जाए, बीटा जाए, तो वस्तु क्या है, असममित। समझ में आई बात। अगर दोनों, अगर इस केंद्र से इस वस्तु को मिलाए और दोनों में कोणों का मान समान है तब तो वो सममित। अगर दोनों के कोणों का मान समान नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, असममित। अगर किसी सवाल में सममित और असममित के बारे में नहीं बोला है तो आप उसको हमेशा क्या मानोगे, सममित ही मानोगे। उसको हमेशा क्या मानोगे, सममित ही मानोगे। जैसे कि छोटे से एग्जांपल से आपको मैं काम करवाता हूं। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, इसके अंदर अपने मान लेते हैं कि यदि थीटा 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो, 90 डिग्री, तो बताइए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो p का मान करो 360 बाय 90, 0 से 0 कितना बचेगा, 4। तो 4 इस क्या है, सम, और हमें क्या निकालना है, n का मान। अगर p सम हो, p का मान क्या है, सम आया, तो n का मान कितना होगा, ये कम कर देना है, कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, थीटा का मान कितना आ जाए, 72 आ जाए। थीटा का मान कितना हो, 72। अगर थीटा का मान 72 हो तो देखिए इसमें 360 बाई 72, तो इसको अपने डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 क्या है बच्चों, विषम है, 5 विषम आया तो वस्तु की स्थिति, मैंने बोली है समय है विषम, नहीं सममित या असममित बोला है, नहीं बोला, तो हमेशा आपको क्या मानना है, सममित ही माना। अगर प्रश्न में नहीं बोला है तो उसको सममित ही मानिए। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, n का मान कितना आ जाएगा, 4। अगर मैंने बोल दिया ये असममित है
अगर मैंने बोल दिया ये असमित है तो n का मान कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं। एक एग्जांपल और करके देखते हैं अपने कि यदि अपने ऐसे मान लेते हैं कि थीटा का मान 0 डिग्री है, थीटा का मान कितना है, 0। जब 0 हो गया तो ये 0 आ गया अपने पास, 360 बाई 0 कितना बचेगा, अनंत। तो हमेशा प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। कितनी होगी, इन्फिनिटी। ठीक है, ये है समतल दर्पण। तो जो आपको बताया है वो केवल 12वीं पे ही है, और हिंदी में पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो हिंदी में बता रहा हूँ आपको। इंग्लिश की क्लासें मैं अलग लगाऊंगा, प्रत्येक के लिए मैं अलग अलग काम करूंगा, ये नहीं कि एक ही वीडियो में सारा काम कर दूँ। बच्चों, आपको कंफ्यूज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं पूरी मेहनत करना चाहता हूँ, आप भी साथ साथ मेहनत कीजिए। अगर आपको 12वीं में अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे नंबर नहीं 100 में से 100 चाहिए, तो मेरे साथ जुड़िए रहिए। और आप ये लेक्चर जो वीडियो आ रही है आपके पास, इन लेक्चर वीडियो को आप बार बार देखिए, इनके नोट्स बनाइए, और निश्चित तौर पर आपके पेपर में यही प्रश्न आने वाले हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आप इनके नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। और केवल मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल ये जो मैं काम करवा रहा हूँ 12वीं लेवल पर ही काम करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा लेवल काम नहीं करवा रहा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। और आपसे एक मेरा अनुरोध ये है कि आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि मुझे हौसला मिलता जाए। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस प्रकार से वीडियो आई है, केवल 12वीं पे ही आधारित है। आप उन बच्चों को लॉकडाउन पर ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको देखने के लिए कहिए, और नोट्स भी बनाइए, और अपना स्वास्थ्य सही रखिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।